सो आज हम फिर से एक मस्त सा मिनी चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इस कहानी में देखोगे कि कैसे हमारी हीरोइन का किया गया एक छोटा सा मजाक उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। कहानी की स्टार्टिंग जियांग निन को दिखाने से होती है, जो कि शहर की सबसे ज्यादा रिच एंड पावरफुल फैमिली में से एक जियांग फैमिली की इकलौती वारिस होती है। बचपन से ही उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला गया था, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बट क्यूट टाइप्स की लड़की बन गई थी। आज वो 18 साल की हो चुकी थी। उसके 18 बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए शहर के सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होटल को फाइनल किया गया था और यहीं पे उसकी बर्थडे पार्टी चल रही होती है, जिसमें बहुत सारे लोग आए होते हैं। जियांग निन अपने बर्थडे को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद उसकी दोस्त उसे होटल के एक कमरे में लेकर जाती है। अंदर जाने से पहले वो उसे बताती है कि जियांग बाई ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी तैयार की है। ये सुनकर जियांग निन बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि बाई वो लड़का होता है जिसे वो हमेशा से ही पसंद करती थी और इनके फैमिली भी एक दूसरे को जानते थे। जियांग निन को ऐसा लगता है कि शायद आज बाई उसे प्रपोज करने वाला है, इसलिए वो कमरे के अंदर चली जाती है। बट कमरे के अंदर उसे कहीं पे भी बाई नहीं दिखाई देता है, बल्कि उसे वहाँ पे एक दूसरा लड़का दिखाई देता है जिसका नाम ही होता है। ये उसे देखते ही उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है और साथ ही वो उसे बताता है कि वो उसे हमेशा से पसंद करता है। जियांग निन उसे अपने आप से दूर करती है और बाई के नाम को लेकर उसे धमकाने की कोशिश करती है, बट वो लड़का डरता नहीं है, बल्कि उसे ये कहता है कि बाई उससे कभी भी प्यार नहीं करता है, इसलिए वो उसे हमेशा ही अकेला छोड़ देता है। ऐसे कहते हुए वो उसके साथ फिर से गलत करने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय बाई भी जियांग निन को ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है। दोनों एक दूसरे को देख चुके होते हैं। जियांग निन बाई से हेल्प मांगती है, लेकिन वो उसे देखने के बाद ऐसे अवॉइड करके चला जाता है कि जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, जिससे जियांग निन को उस दूसरी लड़की की बात सच लगने लगती है। उसे सच में लगता है कि शायद उसने उसे कभी भी पसंद नहीं किया। लेकिन कुछ समय के बाद बाई उसे बचाने के लिए वापस आता है, लेकिन अब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि जियांग निन ने अपनी सुरक्षा के लिए उस लड़के के ऊपर हमला किया होता है, जिस वजह से उसकी जान चली जाती है। ये इंसिडेंट होने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलता है। तब तक यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है, जो कि उसे अरेस्ट करके लेकर जाने लगते हैं। लेकिन वो जाते टाइम सिर्फ बाई की तरफ देख रही होती है और उसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसके लिए उसे गवाही देना होगा। वो उसे जाते हुए बस आराम से देख रहा होता है। जिसके बाद फैसले का दिन भी आ जाता है। जियांग निन को भरोसा होता है कि बाई उसकी गवाही के लिए वहाँ पे पहुंचेगा, लेकिन वो वहाँ पे पहुंचता नहीं है, बल्कि अपने लेटर छोड़ देता है जियांग निन के लिए गवाही के रूप में, जिस वजह से उसकी सजा कम तो होती है, लेकिन फिर भी उसे 3 साल और 6 महीने की सजा सुना दी जाती है। जिसके बाद जब वो अपने सेल में पहुंचती है, तब वहाँ पे भी उसका सामना कुछ बुरी लड़कियों से हो जाता है, जिन्हें अमीर इंसानों से बहुत ही ज्यादा नफरत थी। और जैसे जियांग निन वहाँ पे पहुंचती है, वो बिना कुछ सोचे समझे उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देते हैं। उस रात बेचारी जियांग निन को नींद नहीं आता है और वो पूरी रात रोते रह जाती है। इसी तरीके से उसका 3 साल और 6 महीने का सफर खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी सजा पूरी करते हुए बाहर निकलती है। बाहर की जो गार्ड होती है वो उसे कहती है कि अब ये दुनिया तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा नई हो जाएगी, इसीलिए तुम्हें सोच समझकर हर एक कदम उठाना होगा, क्योंकि जो लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा पहले प्यार करते होंगे वो तुम्हें अब एक दूसरे नजर से देखना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए उन सारी चीजों से लड़ने के लिए अपने आप को पहले ही से तुम तैयार कर लेना। उनकी बातें सुनने के बाद वो वहाँ से आगे बढ़ती है। थोड़ी ही दूर पे उसका सामना बाई से होता है, जो कि उसे रिसीव करने के लिए आया होता है। लेकिन उसे देखने के बाद जियांग निन के चेहरे पे बिल्कुल भी मुस्कान नहीं होती है, क्योंकि इतने सालों में वो उसे कभी भी देखने तक नहीं आया था। इसीलिए वो उसे देखते ही अजनबियों की तरह बात करना स्टार्ट कर देती है। वो उसे कहती है कि मिस्टर बाई, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? जियांग निन के मुँह से ऐसी बातें सुनकर तो वो हैरान होता है, लेकिन फिर वो उसे बताता है कि उसकी ग्रैंडमा को पता है कि आज वो निकलने वाली है, इसलिए वो उसे रिसीव करने के लिए आया ताकि वो ग्रैंडमा से मिल सके। जिसके बाद वो उसके लिए दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो खुद से ही दरवाजा खोलने लगती है। ये देखकर दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और हमें एक पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब ये सारी चीजें इन दोनों के साथ नहीं हुई थी, तब जियांग निन बहुत ही ज्यादा खुश रहा करती थी और वो हमेशा ही बाई को हमेशा ही खुद के लिए दरवाजा खोलने के लिए कहती और हमेशा ही अपने आप को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने के लिए उसे कहती। लेकिन अब वो सारी चीजें पुरानी हो चुकी होती है। अब कुछ समय के बाद ये लोग घर पहुँचते हैं, जहाँ पे दादी माँ पहले से इन दोनों का इंतजार कर रही थी। ग्रैंडमा जियांग निन को देखकर तो बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और उससे बात करने लगती हैं, लेकिन जियांग निन उनसे भी फॉर्मल तरीके से बात करने लगती और ग्रैंडमा सॉन्ग कह के उन्हें पुकारने लगती। ये सुनकर ग्रैंडमा को भी थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि पहले कुछ भी क्यों ना हो जाए वो कभी भी इस तरीके से उन्हें नहीं बुलाती थी, इसलिए उन्हें भी थोड़ा सा अजीब लगता है। जिसके बाद वो उसके ग्रैंडपा के बारे में बताती हैं कि लास्ट ईयर ही उनका डेथ हो गया था और उसके माता पिता की डेथ तो कुछ साल पहले ही हो गई थी, इसलिए उसका घर अब पूरी तरीके से बंद हो गया है और वहाँ पे उन्होंने सफाई भी नहीं की है, जिस वजह से उसे कुछ समय तक यहाँ पे रहना होगा। ये सुनकर वो कुछ समय तक यहाँ पे रहने के लिए मान जाती है। जिसके बाद वो सभी साथ में बैठते हैं खाना खाने के लिए। जब आंटी सभी को खाना परोस रही होती हैं, तब जियांग निन उनके साथ भी फॉर्मल तरीके से बात करने लगती हैं, जिसे देखकर तो आंट बहुत ही ज्यादा परेशान
हो जाती है क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरीके से उसे बिहेव करते हुए नहीं देखा था। अब ये सारी चीज चली रही होती है और सभी खाना खा रहे होते हैं और तभी जियांग निन के बाउल से थोड़ा सा चावल नीचे टेबल पे गिर जाता है। वो तुरंत ही उसे उठाकर खा लेती है, जिसे देखकर बाई को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उसे कहता है कि क्या तुम्हें जेल में ठीक से खाना नहीं मिल रहा था जो कि तुम टेबल से चावल उठाकर ऐसे खा रही हो। अब बाई तो उसे ऐसे डांट रहा होता है, बट उसे क्या पता होता है कि जियांग निन ने जेल में कैसे कैसे दिन देखे हैं, क्योंकि जेल में रहने के दौरान उसके साथ बहुत सारी गलत चीजें होती थी। स्टार्टिंग में जब वो खाना खाने के लिए टेबल पर बैठती तब वही उसके रूममेट वहाँ पे पहुंच जाते, उसके साथ बदतमीजी करते, उसके खाने को जमीन पे फेंक देते और उसका सारा खाना अपने साथ लेकर चले जाते, जिसके बाद ना चाहते हुए भी जियांग को नीचे से वो चीजें उठाकर खानी पड़ती, क्योंकि उसके अलावा उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। बस इन्हीं सारी चीजों की वजह से वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी होती है। उसी समय ग्रैंडमा उसके हाथ को नोटिस करती है जो की सूज चुकी होती है। ये देखकर वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे लगा। ठीक उसी समय बाई को भी ख्याल आता है कि जब वो उसी घर पे लेकर आ रहा था तब उसने गुस्से में ही दरवाजा बंद कर दिया था और उसी समय उसके हाथ पे वो चोट लग गई होगी। लेकिन जब ग्रैंडमा उसे पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, क्या ये जेल के दौरान तुम्हें लगी थी, तब वो साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि ये शायद उसकी ही गलती होगी। जिसके बाद वो ग्रैंडमा से कहती है कि अब मेरा खाना हो गया है, क्या मैं कमरे में जाकर सो सकती हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन ग्रैंडमा को ये सारी चीजें ठीक नहीं लग रही होती है, इसलिए वो अपना सारा का सारा गुस्सा बाई पे निकाल देती है और कहती है कि क्या तुम उस बच्ची को ठीक से खाना खाने भी नहीं दे सकते हो, जाओ जल्दी से उससे माफी मांगो। उसके बाद वो उसके पीछे जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उससे माफी मांगता है। वो उससे कहता है कि तुम मुझसे पहले इसके बारे में बता सकती थी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती है, बस अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हट जाती है। भाई कहता है कि तुम इसके बारे में मुझे पहले बता सकती थी, या फिर ऐसा है कि तुम ग्रैंडमा से मुझे डांट खिलवाना चाहती थी जिस वजह से तुमने इसे छुपा कर रखा। उसी वक्त हमें एक पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग निन को गेम खेलते टाइम चोट लग गई थी, जिस वजह से वो सारा का सारा ब्लेम बाई के ऊपर ही डाल देती है। तब ग्रैंडमा उसे बहुत ही ज्यादा डांटने लगती है और ये देखकर जियांग निन फिर से उसे बचाने की कोशिश करने लगती है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी समझ नहीं पाऊंगी। ये सुनकर वो उनके पास आती है और कहती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ ना, इसलिए मैं उसे डांट खाते हुए नहीं देख सकती हूँ। ये सारी बातें याद करते हुए बाई उससे कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम ये सारी चीज जानबूझकर कर रही होगी। जियांग निन कुछ नहीं कहती है, बस उससे माफी मांग लेती है और कहती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। जिसके बाद वो उससे कहता है कि जल्दी से रेडी हो जा, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा के पास तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ। अगले सीन में जियांग निन अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाती है। उनसे मिलने के बाद वो बाई से कहती है कि उसी घर का रास्ता पता है, इसलिए वो घर अकेले जा सकती है। ऐसा कहते हुए उसका शुक्रिया अदा करते हुए वो वहाँ से निकलती है, लेकिन उसका सामना हे की पेरेंट्स से हो जाता है। हे की मॉम तो उसे देखते ही उसके ऊपर हाथ उठा देती है और कहती है कि मेरा बेटा यहाँ पे लेटा हुआ है और जेल से बाहर आ गई हो। ऐसा कहते हुए वो उसका कान पकड़ती हैं और अपने बेटे के सामने झुककर माफी मांगने के लिए फोर्स करती हैं। उसी समय यहाँ पे बेई भी आ जाता है जो कि जियांग निन की हिफाजत करने लगता है और उन लोगों से ये सब चीजें ना करने के लिए कहता है। पेरेंट्स उससे कहते हैं कि माना कि तुम अब शहर के बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन बन चुके हो, लेकिन ये भूलो मत कि हमारी बेटी की जान इसी लड़की की वजह से गई है। ये सुनकर वो कहता है कि आपका बेटा भी कहाँ अच्छा था, उसने इसके साथ गलत करने की कोशिश की इसलिए वो मारा गया। मॉम कहती है कि मुझे पता है कि ये लड़की कैसी है। ऐसा कहते हुए वो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाने लगती है, ये कहते हुए कि बचपन से ही उसे बहुत ही ज्यादा लाड प्यार से पाला गया है जिस वजह से वो बिगड़ैल बन चुकी है। ये सुनकर वो एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जियांग निन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेती है और उसके बाद उस ऑफिसर की बातें याद करते हुए हे के सामने झुकने के लिए मान जाती है और उसके सामने झुककर माफी मांगती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ग्रैंडमा को इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो तुरंत ही अपने पोते को बुलाती है डांट लगाने के लिए। साथ में जियांग निन भी यहाँ पे पहुँचती है जो की बाई के मॉम के साथ सभी को बहुत ही फॉर्मल तरीके से हेलो बोलती है। मॉम को भी ये थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो उसके पास आती है और कहती है कि हमसे इस तरीके से फॉर्मल बात करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे तुम हमसे पहले बात करती थी वैसे ही तुम हमसे बात करो। बेबी यही भी होता है, वो जियांग निन को इस तरीके से बिहेव करते हुए सोचता है कि शायद वो अब भी नाटक कर रही है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ग्रैंडमा जियांग निन को अपने पास बुलाती है और कल होने वाली पार्टी में उसे अपने साथ जाने के लिए इनवाइट करती है। पहले तो जियांग निन जाने से मना कर देती है, लेकिन ग्रैंडमा तो उसे लोगों के बीच में लेकर जाना चाहती थी ताकि वो पुराने इंसिडेंट को भूल जाए, जिसकी वजह से वो उसे रिक्वेस्ट करने लगती है और वो मान जाती है। उसी वक्त मॉम भी जियांग निन से कहती है कि तुम्हें उस पार्टी में जाना चाहिए क्योंकि उस पार्टी में सू परिवार की बेटी सिया भी आने वाली है जिसके साथ बेई से होने वाली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ घुल मिल लो क्योंकि शादी के बाद तो तुम दोनों को साथ ही में एक ही घर में रहना है ना। ये सुनकर जियांग निन को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही जो ग्रैंडमा होती है वो मॉम के ऊपर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर रहे हो, लेकिन उसके सामने ये सारी बातें करने की क्या जरूरत थी। तुम्हें पता है ना कि वो बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। ये सुनकर मॉम कह देती है कि मुझे पता है कि वो दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी भी मैं उस लड़की को किसी भी हाल में अपनी डॉटर इन लॉ नहीं बनाने वाली हूँ जो जेल जा चुकी है।
ये सारी बातें जियांग निन भी सुन चुकी होती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। दिन कट होता है, जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो पार्टी के लिए रेडी होकर जैसे ही कमरे से बाहर आती है, बाहर वही इसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसकी ड्रेस को देखता है और कहता है कि तुम्हारी ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम्हें इस तरीके से पार्टी में नहीं जाना चाहिए। अगर तुम इस तरीके से पार्टी में जाती हो तो इससे हमारे परिवार की बदनामी होगी। लोगों को ऐसा लगेगा कि इतना ज्यादा रिच होने के बावजूद भी हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ड्रेस भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसे कहते हुए वो उसे एक दूसरी सी ड्रेस दे देता है। वो कुछ नहीं कहती है, कपड़े लेकर अंदर चली जाती है। जहाँ पे जाने के बाद जब वो ड्रेस को देखती है तब उसे फिर से पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पे वो हमेशा ही इस तरह की ड्रेस पहनकर उसके सामने आया करती थी और उसे पूछती थी कि वो कैसी लग रही है। जब एक बार वे ने उसके कपड़े की थोड़ी सी तारीफ कर दी थी तब उससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन आज उस कपड़े को देखने के बाद उसका मन बिल्कुल भी उससे पहनने का नहीं करता है। इसलिए जो उसने पहले ड्रेस पहनी होती है उसी ड्रेस को वो पहनकर बाहर आ जाती है और वे इसे कहती है कि वो ड्रेस उसकी साइज की नहीं थी। जिसके बाद वो सभी पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी में पहुंचते ही जैसे ही लोगों की नजर जियांग निन पे जाती है, वो उसे देखते ही उसके बारे में गलत सलत बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। वही उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुनता है और उनके तरफ बस घूरते हुए दिखता है, जिस वजह से वो शांत हो जाते हैं। ग्रैंडमा भी जियांग निन को समझाती हैं और कहती है कि इन फालतू लोगों की बातों पे तुम ध्यान मत दो। जियांग निन कहती है कि ठीक है, मुझे पता है कि मैंने जो किया है उसकी वजह से मुझे ये सारी चीज तो सहनी पड़ेगी। ऐसे कहते हुए वो कुछ देर आराम करने के लिए अकेले में जाकर बैठ जाती है, लेकिन उसे देखते ही सू परिवार की बेटी सिया उसके पास आ जाती है। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी होते हैं जो कि इसे देखते ही उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन अपनी इंसल्ट होने के बावजूद भी जियांग निन उन सभी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बात करती है, जिस वजह से ये लोग तो उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि दिखावा करना बंद करो, हमें पता है कि तुम कितनी ज्यादा एरोगेंट और बदतमीज लड़की हो। जिसके बाद सिया अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे धक्का दे देती है। वो नीचे गिरती है और कांच से उसका हाथ कट जाता है। उसके हाथ से ब्लड आने लगते हैं। ये देखकर वह उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले एक दूसरा लड़का उसके पास चला जाता है और उसकी मदद करता है, लेकिन जियांग निन उस लड़के से मदद लेने से मना कर देती है और खुद ही खड़ी हो जाती है। तब बेई सिया पे गुस्सा होने लगता है। ये देखकर सिया उससे कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, सिया ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि वो उसे फंसा सके। और वैसे भी तुम तो जानते हो कि ये लड़की कितनी ज्यादा बदतमीज और एरोगेंट है, मैं इसका सामना कैसे कर सकती हूँ, इसने पहले भी मुझे कई बार फंसा दिया था। ये सुनते ही बेई को कुछ पुराने पल याद आने लगते हैं, जहाँ पे सिया जियांग निन को परेशान करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जियांग निन उसे ही उसके जाल में फंसा देती है और उसे ऐसे दिखाती है कि जैसे उसने उसके ऊपर हाथ उठाया। इसके साथ वो एक्टिंग भी करने लगती है, जिस वजह से सिया को डांट मिलता है। यही सारी बातें याद करते हुए बेई को ऐसा लगता है कि शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, इसलिए वो जियांग निन के साथ भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता है और उसे लॉबी में जाकर डॉक्टर के आने का इंतजार करने के लिए कह देता है। जियांग निन जाने लगती है, लेकिन जुन उसे रोकता है और कहता है कि तुम यहाँ पे नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है कि लॉबी कहाँ पे है, इसलिए चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसके साथ चला जाता है। उसी समय बेई को हॉल में लगे हुए कैमरा पे नजर जाता है। दूसरी तरफ हम जुन को देखते हैं, जो कि जियांग निन को लेकर एक कमरे में पहुंच जाता है आराम करने के लिए। कमरे में ठंड होती है, इसलिए वो अपने कोट से उसके लेग को कवर कर देता है ताकि उसे ठंड न लगे। तभी यहाँ पे डॉक्टर भी आ जाते हैं, उसके चोट को देखते हैं और मरहम पट्टी करने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। उसी समय यहाँ पे बेई भी आ जाता है, जो कि उनके हाथ से मेडिसिन की बॉक्स ले लेता है और अंदर चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद उसे तो बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है जून को यहाँ पे देखकर, इसलिए वो उसे बहाने से वहाँ से भेज देता है, ये कहते हुए कि पार्टी स्टार्ट हो गई है और उसके फैमिली वाले उसे ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर जियांग निन को वो बाय कहता है और वहाँ से जाने लगता है। जियांग निन भी उसके साथ अच्छी तरीके से बात करती है, जो कि ये देखकर वेई को जेलसी होने लगती है, जिस वजह से वो जून के कोट को तुरंत ही फेंक देता है, उसके पैर को पकड़ता है और हील की वजह से उसके पैर में जो चोट लगी होती है, जिसके बारे में जियांग निन को नहीं पता होता है, उसके ऊपर मरहम लगाने लगता है और जियांग निन को ताना देते हुए उसे कहने लगता है कि जैसा कि तुमसे उम्मीद थी, तुमने नए दोस्त बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। ये सुनकर वो कहती है कि वो तुम्हारी मंगेतर का कसन है और ग्रैंडमा चाहती है कि मैं उनके साथ दोस्ती करूं, इसलिए मैं ग्रैंडमा की बात मान रही हूँ क्योंकि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं। तभी यहाँ एक दूसरी लड़की आती है और बेई को बताती है कि ग्रैंडमा उसे बुला रही है, इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ जाता है। जिसके बाद जियांग निन होटल से बाहर निकलती है घर जाने के लिए। तभी वहाँ पे जून भी आ जाता है। जून को देखकर वो उससे कहती है कि तुम्हारा कोट गंदा हो गया है, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। वो पैसे लेने से मना कर देता है और अपने कोट को वापस ले लेता है। जियांग निन कहती है कि ये एक मर्डर का छुआ हुआ चीज़ है, क्या तुम इसे दोबारा यूज़ करना चाहोगे? जून कहता है कि मुझे परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, मुझे पता है कि तुमने उस लड़की की जान क्यों ली थी, इसीलिए खुद को ब्लेम करना बंद कर दो और एक नॉर्मल लाइफ जियो। ये सुनकर उसे अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार जेल से बाहर आने के बाद पहली बार कोई उसके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा था। उसे उसके साथ थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो बेई की तरफ देखते हुए सोचती है कि उसकी एंगेजमेंट होने वाली है और उसकी शादी होने वाली है, इसलिए जितना वो उसे दूर रहे उतना ही उसके लिए बेहतर होगा। इसीलिए जब जून उससे घर ड्रॉप करने की बात करता है तो वो एक ही बार में मान जाती है। वहीं पे बेई जो होता है वो अपने लोगों से
पार्टी हॉल के सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मंगा लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि हॉल में जियांग निंग को धक्का दिया गया था। उसी समय सिया भी बाहर आती है और जुन और जियांग निंग को एक साथ घर जाते हुए देख लेती है, जिससे वो उसके बारे में गॉसिप करने लगती है और कहती है कि उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसने कई बार उसे कई सारे लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हुए देखा है। बट वो गलत होती है, क्योंकि जियांग निंग हमेशा ही वेई से प्यार करती थी, इसीलिए उसके अटेंशन को पाने के लिए अजीब सी हरकतें किया करती थी, जो कि सिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए जब सिया यहाँ पे उसके बारे में गॉसिप कर रही होती है, तभी यहाँ पे वेई ऐसा आता है और उन दोनों को उसके बारे में बात करने से रोकता है और उन्हें हल्का फुल्का डांटते हुए वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम जियांग निंग को देखते हैं, जो उसे उसके घर पे छोड़ देता है, जिसके बाद वो उसका कोट ले लेती है और उसे वॉश करके देने का फैसला करती है। वो उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो हम नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन वो नंबर देने से मना कर देती है और कहती है कि कपड़ा उसके घर पे ही वो पहुंचा देगी, जिसके बाद वो घर के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंडमा जियांग निंग को उसकी कंपनी संभालने के लिए कह रही होती है और कहती है कि तुम्हें कंपनी के काम सीख लेने चाहिए। आखिर कब तक वेई तुम्हारी कंपनी को संभालते रहेगा। ये सुनकर वेई कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है ग्रैंडमा, क्योंकि ये कभी कॉलेज नहीं गई है तो इसी कंपनी के बारे में क्या ही पता होगा। जियांग निंग भी कह देती है कि उसे कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो आराम करना चाहती है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ग्रैंडमा को वेई की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि क्या तुम उस बच्ची को एक दिन भी सुकून का नहीं दे सकते हो, हमेशा ही उसे नीचा दिखाने की या फिर उसे परेशान करने की कोशिश तुम करते रहते हो। ये सुनकर वो कहता है कि मैं तो उसे सच्चाई दिखाना चाहता हूँ कि असल दुनिया कैसे बन चुकी है। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें पता है ना कि उसकी दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। उसकी ग्रैंडपा भी अब इस दुनिया में नहीं है और तुम्हें तो पता ही है कि वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती थी। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। तुम्हें पता है तुम्हारे सिवा वो किसी पे भी भरोसा नहीं करती थी। उसके पेरेंट्स के चले जाने के बाद वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और वो किसी तरीके से जियांग निंग को बचा लेते हैं और उसे वेई के हाथों में सौंप देते हैं। उसी समय से वेई ने उसका ख्याल रखना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कभी भी खुल के ये नहीं बताया था कि वो उसे प्यार करता था। जियांग निंग ये सुनती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ग्रैंडमा उसे और भी ज्यादा डांटती हैं और कहती हैं कि अगर उस दिन तुम उसकी मदद करते और उसके साथ खड़े रहते तो उसे जेल जाना नहीं पड़ता और ना ही वो सारी चीजें उसे सहनी पड़ती जो आज वो सह रही है। और वैसे भी उसकी बिहेवियर को देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो तुम्हें अब पसंद ना करती हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उससे दूर हो जाओ। अगर मैं सच कहूँ ना कि अगर मैं उसकी ग्रैंडमा होती ना तो मैं तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती, कभी भी इसके आसपास घूमने नहीं देती और तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दिया करती। ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती हैं और मॉम उन्हें संभालती हैं। अब रात का सीन होता है, जहाँ पे जियांग निंग थोड़े से फ्रेश हवा लेने के लिए बालकनी में आती है और सोचती है कि भले ही उसके अपने उससे दूर हो गया है, लेकिन वो हमेशा ही लोगों के साथ अच्छी तरीके से पेश आएगी और अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से जीने की कोशिश करेगी। उसी वक्त वहाँ पे वेई भी ऐसा आता है जो कि स्मोकिंग कर रहा होता है। ये देखकर वो सोचती है कि पहले तो वो स्मोकिंग नहीं करता था। तभी वेई की नजर भी उसे पहुँचती है और उसे ऐसे कपड़ों में देखकर वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। उसकी बातें सुनकर वो कुछ नहीं कहती है, बस अपने कपड़े ठीक करती है और वहाँ से जाने लगती है। वेई उसे रोकता है और उसे पेस्ट्री का एक बॉक्स देता है जो कि उसकी फेवरेट होती है, जिसे देखकर वो फिर से पास्ट की बातें याद करने लगती है कि जब उसे ये सारी चीज चाहिए थी तब वो उसके लिए कितना ज्यादा रिक्वेस्ट करती थी और वो उसे खिलाता भी था, लेकिन इस टाइम वो बहुत ही ज्यादा शांत रहती है। वो कुछ नहीं कहती है, बस उसे ध्यान से देखने लगती है। वेई को ये चीज बेचैन करने लगती है, जिस वजह से वो पेस्ट्री बाहर निकाल कर उसे खिलाने की कोशिश करता है। अभी वो शांत होती है और जेल की घटना के बारे में सोचने लगती है। यहाँ पे उसका हर एक दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल गुजर रहा था, जिस वजह से उसने खाने पीने की चीजें तक छोड़ दी होती है। वार्डन इसके बारे में फैमिली वालों को बताती है तो घर की आंट उससे मिलने के लिए आती हैं और बताती हैं कि फैमिली वाले बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, इसलिए वो उसे मिलने के लिए आई है। इसके साथ ही वो उसकी फेवरेट पेस्ट्री भी लाई होती है, जिसे देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। लेकिन जब उस पेस्ट्री को खाने वाली होती है तभी कुछ लड़कियां वहाँ पे पहुंच जाती हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हुए उसकी सभी पेस्ट्री छीन लेती हैं। उस दिन उसके पास सिर्फ एक ही पेस्ट्री बचती है, जिससे उसे रियलाइज हो जाता है कि कोई भी उसका अपना नहीं है और उसी इंसिडेंट के बाद से उसे ये पेस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, इसलिए वो खाने से मना कर देती है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर वेई को लगता है कि अब भी वो नखरे कर रही है, जिसपे वो गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मुझे इतना ज्यादा नखरे क्यों दिखा रही हो। ये सुनकर वो उससे कहती है कि नखरे ऐसा इसलिए है ना क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसलिए तुम मेरे रास्ते में आना बंद कर दो। ऐसा कह के वो वहाँ से जाने वाली होती है, बट वो उसे फोर्सफुली रोकते हुए उसे किस करने लगता है, जिसपे वो गुस्सा हो जाती है और उसे बदतमीज कहती है। वेई कहता है कि मैं बदतमीज कब से हो गया, जिसके बाद वो फ्लैशबैक के बारे में सोचने लगता है। पता चलता है कि जियांग निंग हमेशा वेई का ध्यान पाने के लिए उठपटांग की हरकतें किया करती थी। उसने एक टाइम क्लास के कुछ लड़कों को हायर भी किया होता है ताकि वो उसके साथ बदतमीजी करने का नाटक करे, जिससे वेई उसे बचाने के लिए पहुंचे। वेई वहाँ पे पहुंचता भी है और मारने वाला भी होता है, लेकिन उसी समय वो उन लोगों को देखकर पहचान लेता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम नाटक कर रही हो, क्योंकि यहाँ पे ये सारे लोग
वही हैं जिन्हें तुम बचपन से परेशान करती हो। ऐसा कहते हुए वो उसे डांटते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस इंसिडेंट से भी वो रुकती नहीं है, फिर से अपने प्लान बनाने लगती है। इस बार वो ड्रंक होने का नाटक करती है और उसे एक लड़का कमरे में लेकर जा रहा होता है। जैसे वे उसे ऐसा करते हुए देखता है, तुरंत ही उस लड़के को मारता है और उसे बचाते हुए आराम करने के लिए कमरे में लेकर जाता है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद तो वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करने लगती है। वे उसके नाटक को पहचान लेता है और उसे नाटक से बाहर आने के लिए उसके मेकअप के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करने लगता है, जिससे वह घबराते हुए तुरंत ही नाटक से बाहर आ जाती है और वे उसके नाटक को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, उसे बहुत ही ज्यादा डांटता है और वहाँ से चला जाता है। ये सारी चीजें वो इसमें याद कर रहा होता है। जियांग निंग को भी पता होता है कि पहले वो बहुत ही ज्यादा ऐसे उटपटांग की हरकतें किया करती थी, इसी वजह से ही उसके साथ वो सारी चीजें हुई। इसीलिए वो वे से कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे इस समय क्या सोच रहे हो। मुझे ये भी पता है कि मैं अपनी गलती की वजह से ही जेल गई थी, इसलिए अच्छा होगा कि अब तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और ना ही तुम्हें परेशान करना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सभी पेस्ट्री को नीचे फेंक देता है। सुबह में सफाई करते हुए नौकरानी को वो सारी पेस्ट्री मिलती है और उसे लेकर वो मॉम के पास आती है। मॉम जब ये सारी चीज़ देखती हैं तो उन्हें शक होता है कि कहीं उनका बेटा उस लड़की को पसंद नहीं करता है, जिस बात से उन्हें डर हो जाती है और वो सोचती है कि जल्द से जल्द जियांग निंग को इस घर से दूर करना होगा, जिसके लिए वो उसकी शादी करने का फैसला करती हैं। और अगले ही दिन जॉन की फैमिली को इनवाइट कर लेती हैं। जब जियांग निंग उन सभी को देखती है तो मॉम कहती है कि मैंने सुना है कि इसके कुछ कपड़े तुम्हारे पास हैं, वही कपड़े लेने के लिए वो यहाँ पे आया है, क्या तुम उसे दे सकती हो। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, और वो उसके कपड़े लेने के लिए रूम में चली जाती है। पीछे से जून भी ग्रैंडपा से परमिशन लेने के बाद उससे मिलने के लिए उसके कमरे में चला जाता है। अब ये सभी लोग चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो जाए, जिस वजह से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। दूसरी तरफ जियांग निंग जैसे ही कपड़े लेकर रूम से बाहर आती है, जून उसका बाहर ही इंतजार कर रहा होता है और उसे देखते ही वो डायरेक्टली बता देता है कि वो यहाँ पे किस लिए आया है। वो बताता है कि उसकी आंट उसके साथ उसकी शादी करना चाहती हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि दोनों एक दूसरे से ज़्यादा मिले जुले। इसके साथ वो ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं चाहती हो कि हम दोनों आगे कुछ भी कंटिन्यू करें तो मैं नहीं करूँगा। वैसे मैं बता दूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और ग्रैंडमा चाहती है कि हम दोनों की शादी हो जाए। अब ये सुनकर तो वो डायरेक्टली मना भी नहीं कर पाती है। जिसके बाद वो नीचे आता है और सभी से कहता है कि दोनों की वाइब मैच नहीं हो रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो कुछ समय साथ में बिताएं, जिस पे फैमिली वाले सभी मान जाते हैं। आगे वेई को उसके असिस्टेंट से पता चलता है कि दोनों की शादी होने वाली है। यह सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो अपने असिस्टेंट से जून के बारे में पता लगाने के लिए कह देता है। साथ ही वो सोचता है कि वो कभी भी उसे नहीं छोड़ सकता है। जिसके बाद जब वो घर पे आता है तब अपने मॉम से इसके बारे में बात करता है। मॉम तो ये बात सुनते ही उसके ऊपर भड़क जाती है। उसी समय जियांग निंग भी चैरिटी जाने के लिए रेडी होकर बाहर आती है और इनकी बातें सुनकर वहीं पे रुक जाती है। मॉम अपने बेटे को डांट रही होती है और कहती है कि जब से वो लड़की जेल से बाहर आई है तुम हमेशा ही उसके आगे पीछे घूमते रहती हो। देखो मैं तुम्हारी शादी किसी और से कराना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उससे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी उस लड़की से बिल्कुल भी नहीं होने देने वाली हूँ जो कि जेल जा चुकी है। वेई अपनी मॉम को शांत करता है। उसी समय ग्रैंडपा भी रेडी होकर आ जाती हैं और जियांग निंग को आवाज देती हुई उसे अपने साथ लेकर चली जाती हैं। तब जाकर इन दोनों को रियलाइज होता है कि शायद उसने इन दोनों की बातें सुन ली हैं। बट उन दोनों के चले जाने के बावजूद भी जो मॉम होती हैं वो अपनी बेटी से डायरेक्टली कह देती हैं कि तुम्हें उस लड़की के आसपास भी नहीं मंडराना है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं खुद की जान ले लूंगी। वहीं कार के अंदर हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि जियांग निंग से जून के बारे में बात कर रही होती हैं और कहती हैं कि वो एक अच्छा लड़का है, तुम्हें उसके बारे में एक बार सोचना चाहिए। ये सुनकर जियांग निंग कहती है कि उसका शादी करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है और वो किसी भी लड़के से शादी करना नहीं चाहती है। ग्रैंडमा कहती हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम किसी को पसंद नहीं करती हो, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने लिए एक लाइफ पार्टनर चूज कर लो, क्योंकि मैं अभी बूढ़ी हो चुकी हूँ और क्या पता कल मैं रहूं या फिर ना रहूं, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हमेशा ही सताती रहे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जून से शादी कर लो। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, एक बार उसे समझ कर तो देखो, अगर ना समझ में आए तो उसे छोड़ देना। अब ग्रैंडमा के इतने ज़्यादा फोर्स होने की वजह से जियांग निंग एक बार उसके बारे में सोचने का फैसला कर लेती है। जिसके कुछ टाइम के बाद वो लोग ऑक्शन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इनका सामना फिर से जून से हो जाता है। जून तो इन दोनों को यहाँ पे देखकर काफ़ी खुश होता है और जियांग निंग को अच्छी तरीके से बात भी करता है। साथ ही वो ग्रैंडमा के साथ भी अच्छे तरीके से बात करता है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे सिया और उसकी दोस्त आ जाती हैं, जो कि इन दोनों को देखकर परेशान करने की कोशिश करने लगती हैं। साथ ही वो जियांग निंग को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि तुम एक मर्डरर हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए। जियांग निंग उन सभी की बातें सुन रही होती है, लेकिन वो उन्हें बिल्कुल भी जवाब नहीं देती है। तभी ये ऑक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे ऑक्शन में एक ताश को शामिल किया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। बोली लगाई जाती है, जहाँ पे सिया और इसकी दोस्त को वो पसंद होता है, इसलिए वो उसके ऊपर बोली लगाना स्टार्ट कर देती हैं। जियांग निंग को भी वो पसंद होता है, इसलिए वो ग्रैंडमा से कहती हैं कि ये चीज़ तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे ज़रूर खरीद लेती। ये बात जून सुन लेता है और उसके लिए वो ताश को खरीदने के लिए वो बहुत ही बड़ी बोली लगा देता है और आखिरी बोली लगाने के साथ वो उस ताश को जीत लेता है।
जिसके कुछ टाइम के बाद ऑक्शन खत्म हो जाता है। सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन जो ग्रैंडमा होती हैं वो जियांग निंग और जुन को कुछ समय तक साथ में बिताने के लिए उन दोनों को साथ में अकेला छोड़ देती हैं ताकि उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। लेकिन जब वो जा रही होती हैं तब वो अपने पोते को देख लेती हैं। उसे देखते ही वो गुस्से में उसे कहती हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी ना पड़ो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन बे इन दोनों को साथ में देखकर सह नहीं पाता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इधर जो जुन होता है वो सिया से थोड़ी देर बातें करता है और उसका फोन नंबर मांगता है। साथ ही उस ताज को वो गिफ्ट के तौर पे उसे देता है, लेकिन वो लेने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि ये बहुत ही ज्यादा महंगी है। जुन उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी भी लगती हो, इसीलिए मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ और ऐसे 1000 गिफ्ट शादी के बाद मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये सुनकर वो गिफ्ट के लिए मान जाती है। अब ये सब कुछ देखकर तो सिया से रहा नहीं जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है। दूसरी तरफ बेई को भी ये सब कुछ पसंद नहीं आता है, इसीलिए जियांग जब उस गिफ्ट को लेकर अपने रूम में वापस पहुंचती है तभी उसके कमरे में बेई आ जाता है। उसके क्लोज आते हुए ये ना जानते हुए कि वो उसे टॉर्चर कर रहा है, वो उसे पूछता है कि बचपन से तो तुम मुझसे प्यार करती थी, तो आखिर अब तुम जून के आगे पीछे क्यों घूमती रहती हो। यह सुनकर वो उसे जवाब नहीं देती है, बल्कि अपने कमरे से चले जाने के लिए कहती है और कहती है कि रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए, ना कि मेरे कमरे में तुम्हें रुकना चाहिए। ये सुनकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जेलसी में आकर वो उसे फोर्सफुली फिर से किस करने की कोशिश करता है। इस बार वो इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि तुरंत ही उसके ऊपर हाथ उठा देती है और उसे वार्न करती है कि दोबारा वो ऐसी हरकत बिल्कुल भी ना करे, नहीं तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद वो खुद ही कमरे से बाहर आ जाती है। इसी समय आंट भी वहाँ पे आ जाती हैं उसे खाने पे बुलाने के लिए। वो भी खाना खाने के लिए चली जाती है, लेकिन जैसे ही ग्रैंडमा उसे थोड़ी सी घबराई हुई देखती हैं, वो उससे पूछ लेती हैं कि क्या बे ने उसे फिर से परेशान करने की कोशिश की। उसी समय तक सभी लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तब वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। लेकिन ग्रैंडमा को पता होता है कि इसके पीछे बेई का ही हाथ हो सकता है, जिस वजह से वो मॉम को ही डांटने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हें अपने बेटे को बिल्कुल भी अच्छी परवरिश नहीं दी है, उसे बिल्कुल नहीं पता है कि लड़कियों के साथ किस तरीके से बिहेव किया जाता है। खाना खत्म हो जाने के बाद भी ग्रैंडपा उससे बात करने के लिए रोकती हैं और उसे कहती हैं कि क्या सच में बेई तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है। ये सुनकर वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं अपना ध्यान भी अच्छी तरीके से रख सकती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के घर वापस लौट जाऊँ। ये सारी बातें ऊपर से बेई भी सुन रहा होता है। ग्रैंडमा कहती हैं कि अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूँगी, लेकिन 2 दिन के अंदर मेरा बर्थडे आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद ही अपने घर वापस जाओ। ये सुनकर वह कहती है कि ठीक है। जिसके बाद 2 दिन का समय बीत जाता है और बर्थडे का दिन भी आ जाता है। सभी तैयारियां बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होती है और जियांग को बर्थडे के लिए रेडी करने के लिए कुछ नौकरानियां भी आई होती हैं। वो बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी होने के बाद बिल्कुल एक फेरी की तरह पार्टी में एंट्री लेती है। जैसे ही सभी लोग उसे देखते हैं वो उसे देखते ही रह जाते हैं। अब लड़कियां तो उसे इस तरीके से देखकर जलने लगती हैं। वहीं पे वेई जो होता है वो उसे ऐसे देखकर ड्रिंक पे ड्रिंक किए जाने लगता है। जियांग सभी को अवॉइड करते हुए सीधा ग्रैंडमा के पास आती हैं और उन्हें बर्थडे विश करती हैं। ग्रैंडमा तो उसे इस तरीके से देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और कहती हैं कि बस तुम मुझे दादी माँ कह के बुलाओ, यही मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। ये देखकर वो पहले की तरह उनसे बात करने लगती हैं, जिससे ग्रैंडमा को काफी खुशी होती है। इसके बाद जब वो साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं तब जून उसे खाने के लिए कोई चीज देता है। अब वो उसे ले, उससे पहले ही जो बेई होता है वो उसे देने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो उसे पसंद नहीं है। ये सुनकर जियांग सोचती है कि क्या उसे इसके बारे में अब भी याद है। तभी वो उसके लिए अच्छी सी प्लेटिंग करता है, जिसमें उसने सभी चीजें पहले से कट कर दी होती है और वो उसे खाने के लिए देता है, जिसे देखकर वो फिर से पुरानी यादों में खो जाती है, जहाँ पे वो पहले ये सारी चीजें करने के लिए वो उसे फोर्स करती थी और कहती थी कि मेरे लिए अच्छे से प्लेट लगाओ। लेकिन अब वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी थी, इसलिए पुरानी बातों को भूलते हुए वो खाने से मना नहीं करती है, बल्कि जून से ये कहती है कि इस समय वो डाइट पे है, वो ये सारी चीजें नहीं खा सकती है। जिसके बाद जून अपनी प्लेट उसके सामने रख देता है और वो भी उसके साथ अपने प्लेट को एक्सचेंज कर देती है। ये सब कुछ देखकर तो वेई को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। उसी समय जो सिया होती है वो घर की एक नौकरानी से मिलती है, उसे बहुत सारे पैसे देती है, वो भी एक गलत काम करने के लिए। जिसके बाद वो वापस से अपनी सीट पे आकर बैठ जाती है। कुछ टाइम के बाद वो वेट्रेस सबके सामने आती है और जियांग का कैदी नंबर बोलती है और उसे खड़े होने के लिए कहती है। उसकी बातें सुनकर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और तुरंत ही खड़े हो जाती है। ये देखकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वापस से उसकी मर्डर वाली बात पे बात करने लगते हैं, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन उसे पता होता है कि इसके पीछे कौन है, इसलिए वो बहुत ही शांत अंदाज में ग्रैंडमा के पास आती है और उनसे कहती है कि मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे कौन परेशान करने की कोशिश कर रहा है, क्या मैं उसे सजा दे सकती हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। जिसके बाद वो सीधा सिया के पास आती है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। सिया उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। ये सुनकर वो उसे कहती है कि क्या मुझे तुम्हें मारने के लिए कोई वजह देनी होगी, तुम गलत हो इसलिए तुम मार खा रही हो। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और उसे सबूत देने के लिए कहती है, लेकिन वो कहती है कि मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि इसके पीछे तुम ही थी, इसलिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। जिसके बाद वो ग्रैंडपा के पास वापस आती है और उनसे कहती है कि मेरा हाथ गंदा हो गया है किसी गंदी सी चीज को छूने की वजह से, इसलिए मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा को भी उसका बदला हुआ ये अंदाज
काफी ज्यादा पसंद आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो फिर से बदल गई है। उसके पीछे ये दोनों लड़के भी चले जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद जियांग निंग फ्रेश हवा लेने के लिए बाहर आती है। उसके पीछे पीछे जिन भी आ जाता है और जो कुछ भी आज हुआ था उसके बारे में ना सोचने के लिए कहता है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि अगर तुम्हारे साथ ये सारी चीजें होती तो तुम क्या करते। ये सुनकर वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह वहाँ से बाहर आ जाता, क्योंकि इन सारी चीजों से मेरा भी मूड खराब हो ही जाता। वैसे मैं तुम्हें फोकट का ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ खुश रहो। मैं हमेशा से ही अकेला रहा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की डेथ बचपन में ही हो गई थी, इसलिए मैं खुद की एक फैमिली चाहता हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। ऐसा कहते हुए वो उसे कंफर्ट करता है और शादी के लिए पूछता है। वो भी मान जाती है, सोचती है कि अच्छा लड़का है और इसके साथ उसकी जिंदगी भी अच्छी बीतेगी। इसीलिए दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। दूर से भाई ये सारी चीज देख रहा होता है और उसे देखकर बहुत ही ज्यादा जेलसी हो रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है सिवाय वहाँ पे खड़ा रह के उन दोनों को एक साथ देखने के। जिसके कुछ टाइम के बाद वो दोनों पार्टी में वापस लौटते हैं, जहाँ पे जॉन ग्रैंडमा को बताता है कि वो बहुत ही जल्द जियांग निंग के साथ शादी करने वाला है, क्योंकि उसने हाँ कर दी है। ये सुनकर तो ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर दोनों को अच्छी सी ब्लेसिंग देने के बाद वो कमरे में आराम करने के लिए चली जाती हैं। अब पार्टी लगभग खत्म हो चुका होता है, लेकिन जो भाई की फियांसे होती है वो तो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। तभी उसकी मॉम उसके पास आती हैं और उसे कहती है कि उसे किसी भी तरीके से भाई के क्लोज आना चाहिए, नहीं तो इस तरीके से वो उसे खो देगी। वो बिना शादी के दोनों को साथ में सोने की भी बात करती है, जिसपे फियांसे कहती है कि ऐसा करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं उस लड़के को अच्छी से तरीके से जानती हूँ। एक साथ सो जाने के बावजूद भी वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वैसे अगर आप मेरा साथ देती हो तो मेरे पास एक दूसरा आइडिया है। मैं जियांग निंग के ड्रिंक में कुछ मिला दूंगी, जिसके बाद वो नशे में चली जाएगी और जून को हम उसके कमरे में भेज देंगे, जिसके बाद वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेंगे। और जब जियांग निंग वे से दूर हो जाएगी तब उसके पास कोई भी नहीं होगा सिवाय मेरे, और वो मेरे पास जरूर आ जाएगा। अब ये लोग तो प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि बेई ने ये सारी बातें सुन ली है। अब कुछ टाइम के बाद वो लोग पार्टी में वापस आते हैं, जहाँ पे जून और न्यान से एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे फियांसे की मॉम आ जाती है और बातों में उलझाते हुए उस ड्रिंक को उसे पीने के लिए देती है, जिसके अंदर पहले से ही ड्रग मिला होता है। जियांग निंग सच्चाई से अनजान होती है और वो भी उस ड्रिंक को पी लेती है। उसे उस ड्रिंक को पीते हुए वे भी देख लेता है। इधर जियांग निंग का नशा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसमें से वो लड़खड़ाने लगती है। जून उसे संभालता है और उसे आराम करने के लिए कमरे में लेकर जाने लगता है, लेकिन कमरे में एंटर होने से पहले वहाँ पे बेई आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उसके साथ कमरे में नहीं जाने दे सकता हूँ, क्योंकि तुम उसके लिए अभी भी एक अजनबी हो। ये सुनकर वो उसे कहता है कि अच्छा तो तुम कौन हो। ये सुनकर वो उसे कहता है कि मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ। जिसके बाद जून भी जियांग निंग को उसके हवाले कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि दोनों अच्छे दोस्त हैं तो दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। और इसके बाद वो दोनों को अकेला छोड़ते हुए वहाँ से चले जाता है। कमरे में जाने के बाद धीरे धीरे इसका नशा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है, और नशे में होने के बावजूद भी वो बेई से ये कह देती है कि वो उसे अब भी प्यार करती है। जिसके बाद दोनों अपना आउट ऑफ कंट्रोल खो देते हैं और एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करने लगते हैं। अगली सुबह जब जियांग निंग की आंखें खुलती है तो वो बेई की बाहों में होती है, जिसे देखकर वो घबराने लगती है और उसे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। जिसपे वो बता देता है कि कल रात उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और वो उसे कमरे में छोड़ने के लिए आया था, लेकिन उसने उसके साथ नाइट स्पेंड कर लिया। ये सुनकर उससे खुद पे ही गुस्सा आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक जो नौकरानी होती है वो सबके सामने जाती है और ये कह देती है कि मैंने अभी अभी जियांग निंग के कमरे के अंदर से उसे किसी लड़के के साथ बात करते हुए सुना है। ऐसा लग रहा है कि कल रात वो किसी के साथ थी। ऐसा कहते हुए तमाशा क्रिएट करती है, जिस वजह से सभी उस लड़के को देखने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद सभी गेट के पास आते हैं और दरवाजा नॉक करने लगते हैं। बाहर ये लोग लगातार बातें कर रहे होते हैं कि वो जून के साथ है। इधर कमरे के अंदर ये डर रही होती है, तो वो उसे संभालता है और कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ग्रैंडमा पूछती भी है तो मैं बता दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जियांग निंग किसी भी हाल में लोगों को ये पता नहीं लगने देना चाहती थी कि कल वो इसके साथ थी, इसलिए वो यहाँ से जाने की कोशिश करती, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता है। बाहर से ये लोग अभी गेट खोल रहे होते हैं और थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे जून भी आ जाता है। जून को देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि जब ये बाहर है तो अंदर कौन लड़का है। अब फैमिली वाले बहुत ही ज्यादा घबराते हुए दरवाजा को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले बेई कमरे को खोलते हुए बाहर आ जाता है। अब उसकी मॉम तो यहाँ पे उसे ऐसे देखकर हैरान होती है। इनफैक्ट ग्रैंडमा भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और उसे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। जून भी गुस्से में होता है और उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंडमा सभी को रोकती है और उन सभी को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि ये इनका फैमिली मैटर है। जिसके बाद वो अपने पोते को अपने सामने घुटने पे बैठने पे मजबूर कर देती हैं और उसे पूछती हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तुम्हें बचपन से ही पता था कि वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। तुम्हारे आसपास रहने की, तुम्हारे ध्यान खींचने की वो कितने ज्यादा कोशिश करती थी, लेकिन कभी भी तुमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, किसी और से मिल रही है, किसी और के साथ शादी करने जा रही है, तो तुम उसकी लाइफ इस तरीके से बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे इस हरकत से, तुम्हारी इस गलती से अब उन दोनों की शादी नहीं हो सकती है। ऐसा कहते हुए वो उसे पनिश करने की बात करती हैं। अब मॉम तो घबराने लगती हैं और ग्रैंडमा से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो उनकी बेटी को छोड़ दो, लेकिन ग्रैंडमा किसी भी हाल में उसे छोड़ती नहीं है, बल्कि अपने गार्ड से उसे कोड़े से मारने के लिए कहती है। गार्ड आगे बढ़ता है और उसे कोड़े से मारना स्टार्ट कर देता है। कुछ समय के बाद यहाँ पे
जानिंग आती है जो कि ये सब कुछ देखती है, उसे पीटते हुए भी देखती है, लेकिन कुछ भी रिएक्ट ना करते हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ये देखकर ग्रैंडमा बेई से कहती है कि तुमने अभी भी देखा ना, वो तुम्हें कितना ज़्यादा इग्नोर कर रही है। इसका मतलब है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसलिए तुम उसे छोड़ दो। अब अगले सीन में हम जियांगनिंग को देखते हैं जो कि अपना सामान लेकर अपने पुराने घर पे पहुंच जाती है। जैसे वहाँ पे पहुंचती है, वहाँ पे उसका सामना फिर से जुन से हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम अपना घर शिफ्ट करने वाली थी, तो इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया, मैं तुम्हारी मदद कर देता। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मदद की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे भी मैं थोड़ी सी सामान लेकर वहाँ से आई थी और इसमें मुझे किसी और की मदद नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। ये सुनकर जून कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अपनी सारी चीज़ें खुद से हैंडल कर लेती हो। वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू कर लो। मेरे अंकल जर्मनी की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और अगर तुम चाहती हो कि तुम वहाँ पे जाकर पढ़ाई करो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर वो सोचती है कि फिर से पढ़ाई करना अच्छी बात हो सकती है। घर वापस आने के बाद वो पढ़ाई के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि उसके ग्रैंडपा हमेशा ही उससे कहा करते थे कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले, क्योंकि आगे चलकर उसकी कंपनी को उसे ही संभालना है। लेकिन उस समय जियांगनिंग ने अपने ग्रैंडपा से कहा होता है कि उसके लाइफ का सिर्फ एक ही सपना है और वो भी बेई से शादी करने का, इसलिए वो सारा का सारा फोकस उस पर देना चाहती है, ना कि पढ़ाई करना चाहती है और कंपनी संभालना चाहती है। अब ये सारी चीज़ें वो याद करती है और डिसाइड करती है कि वो फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेगी। कुछ समय के बाद यहाँ पे बेई आ जाता है, अपना शर्ट उतारते हुए अपने जख्म उसे दिखाने लगता है और कहता है कि ग्रैंडमा ने मुझे पनिश किया है। अब वो ये सारी चीज़ इसलिए कर रहा होता है ताकि वो उसके क्लोज आए, उसकी मदद करे, लेकिन वो आकर उसके जख्मों पर मरहम तो लगाती है, लेकिन उसके चेहरे पे कोई भी भाव नहीं होता है। ये बात उसे बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर देती है। रात में जब वो सो रही होती है तब उसकी बॉडी पे लगे हुए कुछ और जख्मों को वो नोटिस करता है, इसलिए वो अगले दिन जेल जाता है और उसके बारे में पूछताछ करता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि इतने सालों तक यहाँ पे रहने की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। तुम्हें पता है वो लड़की कितनी ज़्यादा मासूम थी, उससे बात करने से पता चला कि उसने गलती से किसी की जान ले ली थी, लेकिन यहाँ पे भी रहना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। हमेशा ही यहाँ के रहने वाले लोग उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। धीरे धीरे वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगी और खुद को चोट पहुँचाने लगी। उसने कई बार डिप्रेशन की वजह से खुद को चोट पहुँचाया था। ये सारी बातें उसके बारे में जानकर तो इसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। उसके चले जाने के बाद जो वार्डन होती है वो उसके बारे में जियांगनिंग को बता देती है। इस समय जियांगनिंग अपने ऑफिस में आई होती है बेई से मिलने के लिए। कुछ समय के बाद बेई वहाँ पे पहुँच जाता है। वो उससे बातें करती है कि आज तक उसने उसकी कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल कर रखा, इसलिए वो उसे कुछ पैसे देना चाहती है। वो उसे इतने टाइम तक कंपनी संभालने के लिए कुछ शेयर ट्रांसफर करती है और साथ ही उसे आगे भी कुछ टाइम के लिए कंपनी के सीईओ के तौर पे कंपनी को संभालने के लिए कहती है, जब तक कि वो जर्मनी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस न आ जाए। ये सुनकर वो उससे कहता है कि क्या तुम अब मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार करोगी। ये सुनकर वो उससे कहती है कि तुमने मेरी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। तब वो उसे रोकता है, उसका हाथ पकड़ता है और अपने सीने पे रखते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी हो। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमेशा की तरह जियांगनिंग उसका ध्यान पाने के लिए उसके लिए अच्छे से रेडी होकर घर पे वेट कर रही होती है। तभी वो अपने दोस्तों के साथ आता है। दोस्त ये देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इसे डांट लगाने लगता है कि इस तरह के कपड़े उसे नहीं पहनना चाहिए। दोनों ही इस पल को याद कर रही होती हैं। जियांगनिंग कहती है कि जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे हो वो तो कब की मर चुकी है और मेरे अंदर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी फीलिंग नहीं है, इसलिए तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि मेरे रास्ते में आना तुम बंद कर दो। ऐसा कहती हुई वो वहाँ से जाने लगती है। आगे बढ़ने के बाद वो नोटिस करती है कि हर कोई अपने काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है, इसलिए उसे भी अपने काम में व्यस्त हो जाना चाहिए। उसी समय हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे जो वेई होता है वो जियांगनिंग की तस्वीर अपने बुक्स में छुपाए हुए उसे देख रहा होता है। जैसे ही जियांगनिंग इसी चीज़ को देखती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और इसी चीज़ को सोचते सोचते वो सो जाती है। दूसरी तरफ वेई जो होता है उसकी जाने की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और स्मोकिंग करने लगता है। साथ ही अपने असिस्टेंट को उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है कि वो जर्मनी में कहाँ जा रही है, क्या करने वाली है, कहाँ पे रहने वाली है, सारी बात मुझे पता लगा कर बताओ। जिसके बाद जो हम जियांगनिंग को देखते हैं जो कि जाने से पहले ग्रैंडमा से मिलती है और उन्हें बताती है कि वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए जर्मनी जा रही है। ये सुनकर तो ग्रैंडमा बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और उसे पूरा सपोर्ट करती हैं। वहीं दूसरी तरफ फियांसे और उसकी फैमिली वालों ने एक पर्सन से बहुत सारा पैसा लिया होता है, जिस वजह से जब ये लोग पैसा नहीं दे पाते हैं तो वो घर पे आकर तमाशा क्रिएट करने लगता है। कुछ समय के बाद यहाँ पे जून को जैसे इसके बारे में पता चलता है वो यहाँ पे आता है और पैसे देकर सभी चीज़ें सेटल कर देता है। सभी के चले जाने के बाद ये लोग उससे पूछते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतने सारे मौके बनाए उस लड़की के क्लोज आने का, तो तुमने जियांगनिंग का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? तुम तो उससे प्यार करते थे ना, अगर फ़ायदा उठा लेते तो वो आज तुम्हारे साथ होती। ये सुनकर जून उससे कहता है कि मैं उस लड़की से सच्चा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो दिल से मुझसे प्यार करे। मैं तुम लोगों की घटिया चाल को चलकर उसके क्लोज नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ जब बेई होता है वो इन सबसे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और डॉक्टर के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि उसने जियांगनिंग के बारे में डॉक्टर से बात की थी। डॉक्टर ने बताया था कि जिस तरीके से वो बदल रही है
ये पुराने एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, इसलिए अच्छा होगा कि आप उससे दूर हो जाएं, जो कि उसके लिए बेस्ट होगा। ये सारी चीज़ सोचते हुए वो जून को अपने पास बुलाता है और से कहता है कि अगर तुम सच में जियांग निंग को पसंद करते हो तो उसके वापस आने के बाद तुम उससे शादी कर लेना। ये सुनकर जून उससे पूछता है कि तुम मुझे मौका क्यों देना चाहती हो। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पता चलता है कि हे की मौत के बाद उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और वो किसी भी हाल में जियांग निंग को छोड़ना नहीं चाहते थे, उसे उम्र कैद की सजा देना चाहते थे। उस समय बेई उनके पास पहुंचता है ताकि जियांग निंग को वो बचा सके। वो और उसकी मॉम उनके सामने रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ गलती से हुआ था और वैसे भी उनकी बेटे की पहली गलती थी। लेकिन हे के पेरेंट्स अपने बेटे पे पर्दा डालते हैं और कहते हैं कि माना कि हमारे बेटे ने जो कुछ भी किया हो, लेकिन उसे उस लड़की को जान से नहीं मारना चाहिए। इस तरीके से वो इन लोगों को बहुत ही ज्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं उस लड़की को छोड़ दूं, जाने दूं, तो उसके लिए मेरे बेटे के सामने झुककर इस लड़के को सामने से माफी मांगना होगा। हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे उसके सामने झुककर माफी मांगना होगा। उसके बाद ही मैं उसकी सजा कम करने के बारे में सोचूंगी। बेई की मॉम तो इस बात के सख्त खिलाफ होती है, लेकिन बेई जियांग निंग को बचाने के लिए उनकी ये शर्त भी मान लेता है और उनके बेटे के सामने झुकने के लिए रेडी हो जाता है। उसी समय मॉम उसकी परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ाते हुए बियर की बोतल तोड़कर वहीं पे रख देती हैं और उस पे उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर करती हैं। तब भी वो पीछे नहीं हटता है और वहीं पे घुटने टेक कर उसे माफी मांगने लगता है। धीरे धीरे दिन कटते हैं, हफ्ते बीतते हैं, महीने बीतते हैं और 100 दिन का सफर ऐसे ही खत्म हो जाता है। इतने टाइम घुटने टेकने की वजह से जो हे के पेरेंट्स होते हैं वो इसकी सजा कम कर देते हैं और जो इसने गवाही अपना भेजा होता है लिख कर, क्योंकि वो वहाँ पे पहुँच नहीं सकता था, उसकी वजह से उसकी सजा कम हो जाती है। और जिस दिन उसकी सजा कम होती है और जैसे इसके बारे में इसे पता चलता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाता है, क्योंकि इतने लंबे टाइम से यहाँ पे ऐसे पनिशमेंट पूरी करते करते उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। इसीलिए वो उस दिन वहाँ पे नहीं पहुँच पाया था, क्योंकि उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि उसे कुछ टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ गई थी। उसने जियांग निंग की सज़ा कम करवाने के लिए जिस रास्ते को चुना था, उसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में भी काफ़ी समय तक रहना पड़ गया था, क्योंकि वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। इसी बीच स्नोफॉल का भी समय आ जाता है। उसे देखकर वो उसके लिए उसकी फेवरेट पेस्ट्री लेकर जाना चाहता था, लेकिन उस समय वो चल नहीं सकता था, जिस वजह से उसने घर की आंट के हाथों उस चीज़ को उसकी तक पहुंचा दिया। ये सारी बातें जब जून को पता चलती है तो वो उससे कहता है कि जब तुम उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे थे तो आखिर तुमने पीछे हटने का फैसला क्यों किया। ये सुनकर वो उससे कहता है कि क्योंकि अब वो मुझे पसंद नहीं करती है और ना ही मुझे देखना चाहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब से तुम ही उसका ख्याल रखो। ऐसा कहते हुए वो जियांग निंग की जिम्मेदारी उसे सौंप देता है और उसे वार्निंग देता है कि उसकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो उसे खत्म कर देगा। जिसके बाद जुन वहाँ से चला जाता है और बेई लगातार उसके बारे में ही सोचने लगता है। उसके साथ बिताए गए हर एक पल के बारे में वो सोचने लगता है और एक एक करके सभी चीजें याद करने के बाद वो इमोशनल हो जाता है और वहीं पे रोने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियांग निंग सब कुछ छोड़कर जर्मनी जा रही है, जिसके लिए सभी लोग उसे छोड़ने के लिए आए होते हैं और वो उनसे मिलने के बाद जो उनके साथ एयरपोर्ट पे निकल जाती है। उसके जाते ही यहाँ पे बेई भी आ जाता है और जैसे उसे पता चलता है कि वो चली गई है, वो भी उसके पीछे लग जाता है। कुछ टाइम के बाद ही इसके बारे में जून को पता चल जाता है और वो जियांग निंग को बताता है कि कोई कार हमारी काफी देर से पीछा कर रही है। ये सुनकर जियांग निंग उसे अवॉइड करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो कौन है। अब वो लोग कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, तभी एक दूसरी कार भी उनका पीछा करने लगती है। पता चलता है कि उस कार में बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बहुत सारे पैसे मिले होते हैं ताकि वो इन दोनों को खत्म कर सके। लेकिन जून गाड़ी को बहुत ही ज्यादा फास्ट कर देता है, जिस वजह से वो लोग उनसे आगे निकल जाते हैं और जल्द से जल्द एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। बट ये लोग भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं और उन्हें मारने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। और जैसे वो अंदर जाने वाले होते हैं तभी यहाँ पे बेई भी आ जाता है और उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन जून से रहा नहीं चाहता है और वो पूरी सच्चाई उसके सामने रख देता है। वहीं दूसरी तरफ जो बेई होता है वो इन गुंडों के साथ फाइट कर रहा होता है और जैसे ही जियांग निंग को बेई के बारे में पता चलता है कि वो उसके लिए गवाही देने के लिए क्यों नहीं आया था, वो उसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया था, वो उसे मिलने के लिए एयरपोर्ट से भागते हुए बाहर आती है, जहाँ पे वो सभी गुंडों को एक साथ उसे पीटते हुए देखती है। वो बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है। ये देखकर वो तुरंत ही उसके पास जाती है। तब तक यहाँ पे जुन भी कुछ लोगों को लेकर आ जाता है जो कि उन सभी गुंडों को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ जियांग निंग बेई को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा रोती है। उसे रोते हुए देखकर वो उससे कहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ और वैसे भी तुम्हारी फ्लाइट का समय हो गया है, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें अपनी लाइफ को चेंज करना है। ये सुनकर वो जाने से मना कर देती है। तभी वो अपने प्यार का कन्फेशन करते हुए वहीं पे बेहोश हो जाता है। कुछ समय के बाद हमें हॉस्पिटल में सभी को देखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर पेरेंट्स को डांट रहे होते हैं कि इतने अमीर होने के बावजूद भी उनके पास बॉडीगार्ड नहीं है। मार खाने की वजह से बेई की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक हो चुकी है, लेकिन मैंने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की है, इसलिए उसे रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा। वहीं दूसरी तरफ बेई को होश आता है, उसके सामने जियांग निंग बैठी होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उनके बीच में जितनी भी गलतफहमियां होती है वो उन्हें दूर कर लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो फियोंसे होती है उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उन गुंडों को इसी नहीं भेजा होता है, जिस वजह से उसे जेल जाना पड़ जाता है, जहाँ पे उसका सामना उन्हीं लोगों से होता है जिन्होंने पहले जियांग निंग को परेशान किया था। और फिर जैसे इन लोगों को पता चलता है कि ये लड़की भी अमीर है, वो बिना कुछ सोचे समझे इसे भी परेशान करने लगते हैं।
वहीं दूसरी तरफ जियांगनिन भी धीरे धीरे चेंज होने लगती है। जैसे वो पहले बहुत ही ज्यादा खुश रहा करती थी, अब भी वो धीरे धीरे चेंज होने लगती है और साथ ही वो बेई से मिलने के लिए हॉस्पिटल में भी आती है और उसे बताती है कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए जर्मनी जाने वाली है। ये सुनकर तो वो परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम फिर से क्यों जाना चाहती हो। वह कहती है कि मुझे पता है कि मैं इस तरीके से यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ, मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं वापस जाना चाहती हूँ। ये सुनकर वो उसकी सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं बनता है, बल्कि उसे सपोर्ट करता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार करूंगा। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। अब ये सारी चीजें यहीं पे खत्म हो जाती है और कुछ टाइम के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियांगनिन कुछ सालों के बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक सक्सेसफुल डिजाइनर बनने के बाद वापस लौटती है। अब वो काफी ज्यादा फेमस हो चुकी होती है, जिस वजह से उसके शहर लौटते ही बहुत सारे रिपोर्टर्स उसके इंटरव्यू के लिए खड़े हो जाते हैं और उसे क्वेश्चन करने लगते हैं। वो भी सारे क्वेश्चन का बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर करती है और सभी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत करती है। उनसे बात करते टाइम भी वो बेई के बारे में ही सोच रही होती है और तभी वो उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। जिसके बाद वो उसे घर ले जाने के लिए कार का दरवाजा ओपन करता है और जैसा वो एक्सपेक्ट करती थी ठीक वैसे ही उसे कार के अंदर इनवाइट करता है प्रिंसेस कहते हुए, जिसे सुनकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इसी सीन पे इस ड्रामे का द एंड हो जाता है। वैसे सच कहूँ तो ये कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छा था, सेटिस्फाई था, लेकिन कहानी की कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया और कहानी का एंड आप सभी को कैसा लगा, हम सभी के साथ कमेंट में जरूर शेयर करना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड वीडियो पे हाइप करना तो बिल्कुल ही ना भूलें।